तो चर्चा करें कि नेपाल की तबाही आखिर कहां से आई। नेपाल में एक खास वर्ग है जो ये मान रहा है कि इसके पीछे चीन जिम्मेदार है। दो तरीके से, एक समय रहते चीन ने चेताया नहीं, दूसरा चीन ने वहां पे जो बेतरतीब कंस्ट्रक्शन किए हैं उसका खामियाजा नेपाल वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर वाकई चीन की इसमें कितनी बड़ी गलती है, इसके एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आप उस चर्चा आगे बढ़ाएंगे। Oh my God, नेपाल के रुस्वा और आसपास के इलाकों में बर्बादी आने वाली थी। मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। तबाही वाली लहरें लोगों को बहाने के लिए बेचैन हो रही थी और ये सब चीन की नाक के नीचे हो रहा था। दावा किया गया कि नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में पावर प्रोजेक्ट तो तेजी से लगे, लेकिन प्राकृतिक आपदा आने से पहले लोगों को अलर्ट करने का इंतजाम उतना ही सुस्ती से किया गया। नेपाल के पत्रकार परशुराम काफले ने सवाल पूछा कि अगर तिब्बत से बाढ़ का खतरा पता था तो नेपाल को समय रहते चेतावनी क्यों नहीं दी गई। काफले के मुताबिक चीन नॉर्दर्न नेबर होने के बावजूद नेपाल को अर्ली वार्निंग नहीं दे सका। उनका आरोप है कि चेतावनी न मिलने की वजह से जान माल का नुकसान बढ़ा। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल को पहले भी चीनी क्षेत्रों से पैदा होने वाले संकटों का सामना करना पड़ा है। सबसे तीखा सवाल उन्होंने ये कहकर उठाया, नेपाल चीन से वन साइडेड लव करता है। उनका तर्क है कि नेपाल तो चीन की चिंताओं को दूर करता है, लेकिन जब नेपाल पर संकट आता है तो उसे अपेक्षित मदद या चेतावनी नहीं मिलती। मतलब चीन ने तिब्बत में तोड़फोड़ भी की और इस तोड़फोड़ से जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है उसे बताया भी नहीं। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते गांव के गांव बह गए। अचानक आए खतरे से बचने के लिए लोग तैयार नहीं थे, इसलिए कई जाने सैलाब में समा गई। कुछ तस्वीरें तो इतनी भयानक थी कि रूह कांप जाए, क्योंकि उनमें लोग आगे आगे भाग रहे थे और सैलाब उनका पीछा कर रहा था। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आने वाले खतरे का उन्हें अंदाजा ही नहीं था। जो पड़ोसी उनकी मौत का इंतजाम किए बैठा था उसे उनकी जान की परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वो तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बैठकर तोड़फोड़ करने में व्यस्त था। तो ये सवाल उठाता है कि चीन इसके लिए कितना जिम्मेदार है। इस पर आप सभी लोगों की राय चाहूंगा। शुरुआत करता हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ साहब आपसे। चीन कितना जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, चीन अकेले को दोषी ठहराना ठीक नहीं। कसूरवार सभी स्टेक होल्डर्स हैं और पूर्व सूचना तो हाँ दी जा सकती थी, 5-10-15 मिनट शायद मिल भी जाते और जान की बचत हो जाती, लेकिन माल को तो ये जो बात तो उठा के नहीं ले जा सकते आप कहीं पर भी। तो और चेतावनी तो आपको 1 वर्ष पहले से है कि ये तटबंध कभी न कभी टूटेगा। समय की बात है। अब समय की आप पूर्व चेतावनी चाहते हैं, वो बहुत प्रिसाइज कई बार कर पाते हैं, नहीं भी कर पाते हैं, दोनों बातें हैं। और अगर कर भी पाते हैं तो ये नेपाल के या जो प्रभावित होने वाले देश हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो नहीं देता तो तुम ले लो। ऐसा एक मैकेनिज्म तो डेवलप हो। तो उसकी कमी है। और विश्व मौसम संगठन मौसम पूर्वानुमान की चेतावनी में सूचना का आदान प्रदान का बहुत एक ठोस फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। उसी प्रकार बाढ़ के लिए भी एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। ये एक इससे सीख मिलती है हमें। ये एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे चीन को कसूरवार ठहराना ठीक यहाँ पे नहीं। सीधे तौर पर बिमलेंदु जी, देखिए वार्निंग सिस्टम भी नहीं, दरअसल जिस तरह के कंस्ट्रक्शन की बात की गई है रिपोर्ट में देखा आपने, उसको भी जिम्मेदार माना जा रहा है। कोई हक नहीं बनता है, औचित्य बनता है कि हम किसी और को ब्लेम करें जबकि हम भी वही कर रहे हैं। तो हमारा कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि अगर चीन ने बहुत सारे बांध बनाए हैं तो भारत भी पीछे नहीं है। हम सबों को ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एनवायरमेंटल फिलॉसफी में एक सेइंग है कि वी ऑल लिव डाउनस्ट्रीम, मतलब हम लोग सब अनुप्रवाह में रहते हैं, मतलब कि हम नदी के नीचे रहते हैं, डाउनस्ट्रीम में रहते हैं। तो जो भी चीज ऊपर होता है उसका इंपैक्ट आज न कल अनुप्रवाह मतलब नीचे में होगा ही होगा।
तो इसलिए हमें सबों को एक साथ मिल करके दोषारोपण ना करके, ये एक सेंसिटिव इश्यू है लेकिन एक कलेक्टिव इश्यू है, ये एक स्कोर कार्ड नहीं है। आज किसी के देश में विपदा है, किसी एक भूखंड में विपदा है, लेकिन वो विपदा इतने वर्षों से हमारे पास भी हो सकती है। बहुत बार जो है बांग्लादेश के बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार माना जाता है, और ये सब है क्योंकि हम सब डाउन स्ट्रीम में रहते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, असम में बाढ़ के लिए भी हम ऊपरी देशों को हम ब्लेम करते हैं। तो हम सबों को एक साथ इस पे काम करना पड़ेगा, दोषारोपण से भागना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अपने विचारों को रेडिकली चेंज करना पड़ेगा, विकास की परिभाषा को रेडिकली चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि विकास का मतलब हर हाथ में, हर उंगली पे एक एक मोबाइल और हर पांव के नीचे एक एक कार नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होता है। हमारे पहाड़ों की रक्षा या हमारी वृक्षों की रक्षा सिर्फ ये नहीं कि हमारे भोग के लिए या हमारे रोमांटिक रीजंस के लिए वो पहाड़ों का रहना आवश्यक है। ये हमारे वेकेशन के लिए नहीं बना है, शिमला या उत्तराखंड या नैनीताल या फिर ये सारे हिल स्टेशंस। ये हिल स्टेशंस नहीं है, ये हिल्स हैं जिनका लार्जर क्लाइमेट इकोलॉजिकल वैल्यू है। चाहे वो हमारे पूरा का पूरा टेम्परेचर कंट्रोल हो, डस्ट कंट्रोल हो, वाटर रिटेंशन हो, सब कुछ इससे संबंधित है। तो एक अगर हम सब कुछ इससे संबंधित है तो हमें एक पूरे कम्प्रिहेंसिव व्यू लेके चलना पड़ेगा। समय कम, इसलिए बीच में रोक रहा हूं आपको। एक क्लोजिंग कमेंट आनंद शर्मा और प्रीति महेश जी, आप दोनों से। आनंद शर्मा जी पहले आप। नहीं, देखिए, पहला तो ये है कि मैं एज ए वेदरमैन ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ स्टार्ट फैक्टरिंग वेदर इंफॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग एंड बी वेदर वाइज एंड क्लाइमेट स्मार्ट। तो आप पहाड़ों पे कहीं भी जा रहे हैं तो बिल्कुल जानकारी लेके जाएं। अब जैसे हमारे इतने सारे यात्री जाते हैं कैलाश मानसरोवर को, उनके पास कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पहुँच जा रहे हैं और कितने खतरनाक एरिया जा रहे हैं वो भी उनको आइडिया नहीं है। किस तरह के कपड़े पहनने, किस तरह की मतलब कि जैकेट्स वगैरह लेना किसी को नहीं मालूम पड़ता। वो सिर्फ एवरेज क्लाइमेट को देख लेते हैं और जबकि वेदर टोटली डिफरेंट होता है। तो ये करने की बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति आनंद शर्मा जी, एक चीज और होती है कि कई बार जो लोकल लोग होते हैं वो अलग अलग इंडिकेशन से भांप लेते हैं कुछ गड़बड़ होने वाला है, जो कई बार बाहरी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। प्रीति महेश, लास्ट कमेंट जी। हमें ये समझना है कि ये जो हिमालय है वो किसी एक कंट्री का इकोसिस्टम नहीं है। इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, हम सब एक इंटरकनेक्टेड माउंटेन सिस्टम और रिवर सिस्टम का हिस्सा हैं। इसलिए जब हम डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन, हाइड्रो पावर, ये जो कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल या लैंड की डिस्टर्बेंस हम करते हैं, तो सिर्फ नेशनल बाउंड्री के अंदर नहीं सोचना चाहिए, हमें इसे लार्जर हिसाब से सोचना चाहिए। हिमालयन बॉर्डर को नहीं मानता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एनवायरमेंटल प्लानिंग या एनवायरमेंटल थिंकिंग है वो अक्सर बॉर्डर में सीमित है। तो मुझे लगता है ये जब हम एक काम करें तो हमें इसको एक रीजनल या एक सारी कंट्री का एक रीजनल प्लान बनना चाहिए, और उसके हिसाब से, नहीं तो हम इस डिजास्टर को नहीं बना पाएंगे। और मैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को नहीं कर रही, लेकिन हमें कलेक्टिवली रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हिमालय में, जैसा कि विमलेंदु जी ने कहा, जब अपस्ट्रीम में कुछ होगा तो उसका डाउनस्ट्रीम में इम्पैक्ट होगा ही होगा। और इसके बिल्कुल मॉनिटरिंग है, ये दरअसल जो कंट्री के जो सोवरेन बाउंड्री है उसको ये एनवायरनमेंट नहीं देखता है, कहाँ पे चीन शुरू होता है, कहाँ पे भारत शुरू होता है, कहाँ पे नेपाल शुरू होता है। एक जगह नुकसान करेंगे दूसरी जगह हमें यहाँ भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आप लोगों की तरफ से निकल कर आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शो के लिए समय निकाला आपके ने। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते हैं इसी आवाज। नमस्कार।